जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां या राष्ट्रपति का जो विवेकाधिकार होता है उसके बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में संविधान में 3 तरह की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। संविधान में 3 तरह की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का आर्टिकल 352। उसके बाद राज्य आपातकाल 356। वित्तीय आपातकाल आपातकाल 360, आर्टिकल 360। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 की बात किया गया। पहले ये जानते हैं कि जो राष्ट्रीय, सबसे पहले तो हम इन तीनों में से पहले वाले को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 दो बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसका आधार क्या होता है, किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए, युद्ध। युद्ध युद्ध दूसरा, बाह्य आक्रमण। आक्रमण तीसरा, आंतरिक विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह। विद्रोह सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है इसका आधार क्या है, किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो इसका जो आधार है युद्ध, किसी देश के द्वारा युद्ध छिड़ गया, ठीक है, या वो युद्ध छिड़ने वाला है। उसके बाद बाह्य आक्रमण, कोई देश क्या कर दिया, ऑटोमेटिक अचानक आक्रमण कर दिया, ठीक है। तीसरा, सशस्त्र विद्रोह, जो भारत की सैन्य शक्ति, सैन्य है, जो भारत की सेना है, यही विद्रोह कर दिया आपस में, या भारत की सत्ता के विरुद्ध क्या कर दी, विद्रोह कर दी। तो इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है ना। पहला तो हो गया आधार। पहले एक बात ये ध्यान से देख लीजिए, ये आसन्न संकट की स्थिति में लगाया जाता है। आसन्न संकट, अब आप जानेंगे आसन्न संकट क्या होता है। आसन्न संकट का मतलब होता है घटना घटित होने के पूर्व, घटित होने के पूर्व ही लगा दिया। मतलब जो आपातकाल होता है या राष्ट्रीय आपातकाल होता है, घटना घटित होने के पूर्व ही लगा दिया जाता है। कहां लगाया जाता है, भारत में, पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, क्षेत्र में या भाग में। मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो कहां लगाया जा सकता है, या तो संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है, या मान लीजिए किसी क्षेत्र में, मान लीजिए पंजाब वाले बॉर्डर पे, या पंजाब वाले बॉर्डर पे मान लीजिए युद्ध छिड़ गया भारत और पाकिस्तान से। तो ऐसा थोड़ी है कि पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया जाएगा, उस क्षेत्र में आपातकाल लगाया जाएगा। या मान लीजिए सेना ने विद्रोह कर दिया, तो सेना ने विद्रोह, जिस क्षेत्र में सेना ने विद्रोह किया उस क्षेत्र में आपातकाल लगाया जाएगा। मान लीजिए बहुत भयावह स्थिति है तो पूरे भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। तो भारत में भी, पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, भारत के भू क्षेत्र या किसी भारत के भाग में भी ये लगाया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते इसकी उद्घोषणा, क्या पढ़ते हैं, इसकी उद्घोषणा। मान लीजिए इसका आधार युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, इसकी उद्घोषणा कौन करता है, उद्घोषणा कौन करता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होता है ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं, ये राष्ट्रपति जो होते हैं इसकी उद्घोषणा कब करते हैं, जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई हैं। जब राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, ठीक है ना, जिसके लिए, या ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, या युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना है, तो इस परिस्थिति में
भारत के किसी भाग में या संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मतलब कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, समाधान हो जाता है। क्या? भारत राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत या उसका कोई क्षेत्र संकट में है। राष्ट्रपति को जब यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत या उसका कोई क्षेत्र, भारत या उसका कोई क्षेत्र संकटपूर्ण स्थिति में है। ठीक है, संकट में है। मतलब इसकी उद्घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति करते हैं। कब करते हैं? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, यह मालूम हो जाता है कि बाह्य आक्रमण या युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत या उसका कोई क्षेत्र क्या है? संकट की स्थिति में है। उस परिस्थिति में क्या है? इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए इसी में, जो राष्ट्रपति होते हैं, ऐसा उद्घोषणा 44वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करते हैं, सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं, इस तरह का कोई भी आपातकाल अगर घोषित करते हैं या आपातकाल का उद्घोषणा करते हैं तो मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर इसकी घोषणा करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है। न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायपालिका इसकी जांच कर सकती है कि क्या जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया ये सच में परिस्थितियां उस तरह की थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने लायक तब लगाया गया या किसी अन्य फायदा को देखते हुए लगाया गया है। ठीक है ना। तो इसकी समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। दूसरी बात, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया था। ठीक है ना, किया गया था ये। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हमने पढ़ लिया उद्घोषणा, हम पढ़ेंगे अब अनुमोदन। इसका अनुमोदन कैसे? मतलब संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से क्या होना चाहिए? ये पारित होना चाहिए। ठीक है ना। या विशेष बहुमत से इस पे अनुमति मिलना चाहिए। यदि अनुमति नहीं मिलता है तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है ना, निष्क्रिय हो जाएगा। अगर अनुमति नहीं मिलता संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से तो ये क्या हो जाएगा? ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं क्या हो जाएंगी? निष्क्रिय हो जाएंगी। ठीक है ना। इसके बाद इसकी अवधि, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। ये चौथा पॉइंट, इसकी अवधि क्या है? मतलब कब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ये अनिश्चित काल तक, नोट कर लीजिए, अनिश्चित काल तक। मतलब इसकी कोई भी समय सीमा नहीं है कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लगाया जा सकता है। हाँ, हर 6 माह में अगर बढ़ाना हो,
हर 6 माह में इसको अनुमोदित होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदित मतलब लोकसभा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ये पारित होना चाहिए हर 6 मंथ पर, ठीक है ना। इसके बाद इसकी समाप्ति पांचवा समझ लीजिए, इसकी समाप्ति। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है उसकी समाप्ति कैसे, इसकी समाप्ति राष्ट्रपति खुद कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इसको वापस लिया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। मतलब इसकी समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद ये मतलब इसकी समाप्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसको वापस लिया जा सकता है। उसके बाद लोकसभा के 1/10 सदस्यों, लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा संकल्प अगर लाया जाए तब भी ये क्या हो जाएगा, 1/10 सदस्यों के संकल्प द्वारा ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से भी ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको समाप्त करना हो, अगर खत्म करना हो तो राष्ट्रपति कभी भी इसको वापस ले सकते हैं, कभी भी खत्म कर सकते हैं। उसके बाद लोकसभा के 1/10 सदस्यों के संकल्प द्वारा भी इसको समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के सामान्य बहुमत से भी एक संकल्प पारित करके इसको क्या किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। मतलब इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। इसका प्रभाव अब पढ़ेंगे हम। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है देश में तो इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है, ये चीज पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, इसका जो प्रभाव है राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, 6 पॉइंट नोट कीजिए। पहला तो ये जान लीजिए, 6 में ए नोट कीजिए, केंद्र एवं राज्य सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पर प्रभाव मतलब केंद्र और राज्य सरकारों पर इसका क्या प्रभाव। पहला बात तो ये समझ लीजिए, जो शक्ति विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच, जो शक्ति विभाजन होता है मतलब कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका अलग कार्य करती है, केंद्र की कार्यपालिका अलग कार्य करती है, विधायी शक्तियां अलग होती हैं, राज्य की अलग होती हैं और केंद्र की अलग होती हैं। राज्य जो है राज्य सूची के विषय पर अपना विधि बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है कि जो शक्ति का विभाजन योग को क्या हो जाता है, उस निलंबित हो जाता है, सीधे सीधे शक्ति का विभाजन सीधे सीधे क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जो शक्तियां बटी होती हैं वो क्या हो, कुछ टाइम के लिए हट जाती हैं, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। उसके बाद बी समझ लीजिए, केंद्र द्वारा राज्य को वहां तक निर्देश, उसके केंद्र द्वारा राज्य को वहां तक निर्देश दिया जा सकता है, वहां तक निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि यहां तक निर्देश दिया जाता है राज्य को, यहां तक निर्देश दिया जाता है कि वो अपनी कार्यपालिकी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेगा, किस प्रकार करेगा। मतलब केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को यहां तक निर्देश देती है कि वो जो राज्य सरकारों की कार्यपालिकी शक्तियां हैं उनका प्रयोग राज्य सरकारें किस तरह से करें, ठीक है ना। उसके बाद संसद जो होता है, सी संसद
राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है, विधि बना सकती है। मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि संसद जो होती है राज्य सूची के विषय पर सामान्य दिनों में विधि नहीं बना सकती है, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो संसद जो होती है वो राज्य सूची के विषयों पर भी विधि बनाना स्टार्ट कर देती है, वो विधि बना सकती है, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 354 के तहत राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय मामलों पर भी निर्देश दे सकता है। डी कहता है आर्टिकल 354 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यों के वित्त मामलों पर भी क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 354 के तहत राष्ट्रपति राज्यों के वित्तीय मामलों पर भी निर्देश दे सकता है, निर्देश दे सकता है। मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो सभी राज्यों को यहां तक निर्देश दे सकते हैं कि वो अपने वित्तीय व्यवस्था का किस प्रकार से प्रबंधन करें। मतलब कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो संकट की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको कंट्रोलिंग किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद डी हो गया। हालांकि इसमें ये होता है राज्य की सरकार एवं विधानसभा को क्या विघटित नहीं किया जा सकता या निलंबित नहीं किया जा सकता। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की जो सरकार होती है और जो विधानसभा होती है उसको विघटित या निलंबित नहीं किया जा सकता है। ई समझ लीजिए, इसमें राज्य की सरकार या राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित नहीं किया जा सकता है। मतलब ये विघटित या निलंबित करने का मतलब ये होता है कि राज्य सरकार के पास जितना भी पावर होता है वो सारा का सारा पावर राष्ट्रपति ले लेता है और कहता भैया तुम चुपचाप शांतिपूर्वक, मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको कहता है चुपचाप शांतिपूर्वक तुम बैठे रहो जब तक राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य की सरकार या राज्य विधानसभा को विघटित नहीं किया जाता है और ना ही निलंबित किया जाता है उसे, ठीक है ना। लेकिन राज्य सूची का जो विषय होता है इस पर केंद्र के समानांतर अधिकार प्राप्त होता है। राज्य सूची का जो भी विषय होता है सभी पर केंद्र सरकार का जो है समानांतर अधिकार होता है। मतलब जिस विषय पर राज्य सरकार विधि बना सकती है उन सभी विषयों पर केंद्र सरकार भी विधि बना सकती है, ठीक है ना। इसके बाद वही आर्टिकल 355 के तहत वही ऐसा नोट कर लीजिए, वही आर्टिकल 355 ये कहता है कि केंद्र का यह अधिकार होगा, केंद्र का यह अधिकार होगा कि वह राज्य की सुरक्षा, वह आंतरिक एवं बाह्य खतरों से राज्य की सुरक्षा करे, मतलब आर्टिकल 355 ये कहता है कि केंद्र का ये अधिकार होगा कि आंतरिक एवं बाह्य संकटों से राज्य की क्या करे, केंद्र सुरक्षा करे, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, मान लीजिए किसी देश से युद्ध हो रहा है या सैनिकों ने विद्रोह कर दिया भारत में या कोई देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस परिस्थिति में जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, मान लीजिए 5 साल कंप्लीट हो गया, तो अब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो क्या उसमें चुनाव करवाया जाएगा? नहीं। मान लीजिए जो राज्य सरकार होता है, विधानसभा होता है, इसका चुनाव करवाया जाएगा? नहीं।
तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा, यहां पे नोट कर लीजिए, लोकसभा सभा एवं राज्यसभा, सॉरी लोकसभा एवं विधानसभा, विधानसभा के अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, उसी में चुनाव, राज्य सरकार का जो चुनाव है वो नजदीक आ गया, अब चुनाव करवाना है तो चुनाव नहीं होगा, उस परिस्थिति में जो चुनाव होता है 1 साल के लिए आगे टाल दिया जाता है, या लोकसभा का जो सांसदों का चुनाव होता है ये भी 1 साल के लिए आगे टाल दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए मूल अधिकारों पर प्रभाव, मूल अधिकारों पर प्रभाव, देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या आप कहेंगे कि नहीं मुझे बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, मुझे घूमने की स्वतंत्रता चाहिए, मुझे व्यापार करने की, ऐसा नहीं है, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, ठीक है, प्रतिकूल हो जाती है परिस्थितियां। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखते हैं। आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 358 और 359 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत केवल बाह्य आक्रमण, ठीक है, या बाह्य आपातकाल, आर्टिकल 358 के तहत बाह्य आपातकाल की स्थिति में, मतलब बाह्य आपातकाल का मतलब ये होता है बाह्य आक्रमण या युद्ध। कोई बाहरी देश क्या कर दिया, भारत पर सीधे सीधे आक्रमण कर दिया, या किसी देश से युद्ध होने वाला है भारत से, तो उस परिस्थिति में आर्टिकल 19 जो मूल अधिकारों में आर्टिकल जो 19 है यह स्वतः निष्क्रिय हो जाता है, निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाता है, मतलब केवल बाह्य आपातकाल की स्थिति जब आती है, मतलब सैन्य ने विद्रोह कर दिया उस परिस्थिति में नहीं, केवल बाह्य आपातकाल मतलब बाह्य आक्रमण और युद्ध की जब परिस्थिति आती है तो उस समय आर्टिकल जो 19 से मूल अधिकार है वो स्वतः क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। मतलब इसको राष्ट्रपति कहने नहीं आएंगे कि मैं मूल अधिकारों को निलंबित कर रहा हूं, कहने नहीं, वो स्वतः ही क्रियाशील हो जाती है, स्वतः ये क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। आपका बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, घूमने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, व्यापार करने की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, सभा या सम्मेलन करने की, मतलब जितनी भी मूलभूत स्वतंत्रता सारी की सारी क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, ठीक है ना। वही आर्टिकल 359 के तहत बाह्य आपात या आंतरिक आपात, अंतर दोनों परिस्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। निलंबन मतलब राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं कि राष्ट्रपति जो घोषणा यह करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति के कारण सभी मूल अधिकारों को क्या किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, आपके सभी जो मूल अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। लेकिन 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको इस परिस्थिति में भी छीना नहीं जाता है। वो 2 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? पहला मूल अधिकार है आर्टिकल 20, दूसरा मूल अधिकार है आर्टिकल 21। इन 2 मूल अधिकारों को कभी भी मतलब राष्ट्रीय आपातकालीन
परिस्थितियों में इनको छीना नहीं जा सकता है। क्वेश्चन इसमें बनता है कि वे कौन से मूल अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 आप लोग जानते हैं, दोष सिद्ध व्यक्ति को संरक्षण देता है, ठीक है। आर्टिकल 21 गौरवपूर्ण जीवन या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें कभी भी निलंबित नहीं होती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में राज्य आपातकाल, ठीक है। थैंक यू।